देखिएगा, अब पढ़ने जा रहे हैं अपन क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अभी तक अपन ने स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट पढ़ लिया था। अब पढ़ रहे अपन क्या, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। समझिएगा क्यों बोलते हैं। मैंने बताया था आपको, जब दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट होता है तो रिजल्ट जो है वो स्केलर भी आ सकता है और वेक्टर भी आ सकता है। ठीक है ना। तो अभी लास्ट टाइम बताया था मैंने, जब दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट स्केलर आता है, इसका मतलब उधर पे स्केलर प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट है। लेकिन वहीं कहीं अगर दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट वेक्टर आता है तो या तो वो वेक्टर प्रोडक्ट है या फिर क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है ना। कैसे फाइंड करते हैं, मान लीजिए हमें करना है ए क्रॉस बी। ठीक है ना, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, तो रिजल्ट आता है मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। हम पढ़ रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट। मैंने कहा ना पहले ही अपन ने ये दो तरीके से क्लासिफाई किए हुए थे, एक स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट। जब भी कोई दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट वेक्टर आता है, इसका मतलब वो कौन सा प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है। और जब दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट स्केलर आता है, इसका मतलब है वो डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है ना। जब दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट स्केलर आता है, इसका मतलब है वो डॉट प्रोडक्ट है। और जब दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट वेक्टर आता है, इसका मतलब वो क्रॉस प्रोडक्ट है। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, मतलब इसका रिजल्ट क्या आएगा, वेक्टर आएगा। और वेक्टर को कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो ये हमने ना ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लिख दिया। डायरेक्शन कहाँ होगी, डायरेक्शन के लिए हम यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। मैंने एन कैप बता दिया। फिर आपसे कोई पूछेगा ना कि एन कैप देखने में तो डायरेक्शन दिखा नहीं रहा, अभी तो देख के नहीं लग रहा किधर डायरेक्शन है। तो ये एन कैप कैसे डिटरमाइन करते हैं, एन कैप डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, राइट हैंड थंब रूल दूसरा होता है स्क्रू रूल। समझ रहे हैं बात को। अगर आप स्क्रू को इस तरीके से मूव कराते हैं, मान लीजिए इधर कोई वेक्टर ए है, इधर कोई वेक्टर बी है। ठीक है ना। अगर आप इस तरीके से मूव कराते हैं, ये क्या होगा, ए क्रॉस बी। देखो ना, ऐसे मूव कर रहा हूं मैं, कैसे करा रहा हूं, ऐसे ए क्रॉस बी। क्या होगा ये, ए क्रॉस बी। क्या होगा, ए क्रॉस बी। तो हमारा थंब कहां जा रहा है, परपेंडिकुलर इनवर्ड। अगर अपन ए से बी की तरफ चलेंगे, ए से बी चलना मतलब कौन सा चलना, एंड क्लॉकवाइज चलना। क्या चलना, क्लॉकवाइज। भाई घड़ी ऐसे ही चलती ना। अगर हम ए से बी चलते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं, क्लॉकवाइज, तो क्या होगा, हमारा थंब कहां जा रहा, परपेंडिकुलर इनवर्ड। कहां जा रहा, परपेंडिकुलर इनवर्ड। तो अगर आप क्लॉकवाइज चलते हैं तो डायरेक्शन कहां होगी, परपेंडिकुलर इनवर्ड। उसको क्रॉस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर है बी। समझना बात को। अब मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं, थंब रूल, सॉरी, है ना, थंब रूल। मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं, ऐसे घुमा रहा हूं मतलब कैसा घुमा रहा हूं, देखिए आप ध्यान से। मैं ए से बी जा रहा हूं, मतलब मैं ए क्रॉस बी कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, ए क्रॉस बी। लेकिन मैं कैसा घुमा रहा हूं, हाथ को कैसा घुमा रहा हूं बताइए। मैं घुमा रहा हूं एंटी क्लॉक। कैसा घुमा रहा हूं, एंटी क्लॉक। उस समय मेरा थंब कहां जा रहा है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो डायरेक्शन कहां होगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। डॉट मतलब आउटवर्ड, क्रॉस मतलब इनवर्ड। ठीक है ना। क्या समझ आया आपको। अगर आप क्रॉस करते समय अपने राइट हैंड की फिंगर्स को किस तरह रोटेट कराते हैं, क्लॉकवाइज, तो इस एरिया का डायरेक्शन या इस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कहां होगा, परपेंडिकुलर इनवर्ड। और अगर एंटी क्लॉक घुमाते हैं, कहां घुमाते हैं, एंटी क्लॉक, तो डायरेक्शन कहां होगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। समझ में आ गया। अगर क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो परपेंडिकुलर इनवर्ड, अगर एंटी क्लॉक घुमाते हैं तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड। कोई प्रॉब्लम है बताइए, क्या समझ नहीं आया। तो इस एन कैप की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम, ये राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। स्क्रू सीधा है, स्क्रू टाइट करेंगे मतलब क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्रू अंदर जाएगा, परपेंडिकुलर इनवर्ड। स्क्रू खोलेंगे तो कहां घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो खोलने पे स्क्रू कहां आता है, बाहर की तरफ, तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड। यही भी वही है। अगर आप क्लॉकवाइज घूमते हैं तो परपेंडिकुलर इनवर्ड, और एंटी क्लॉक घूमते हैं तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड। समझ में आ गया। चलिए ये डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो एन कैप क्या है, इट इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एज वेल एज बी। मतलब ए और बी अगर एक प्लेन बनाते हैं, ये ए हो गया और ये बी है, ए और बी मिलके एक अगर प्लेन बनाते हैं
तो एन कैप क्या होगा, इस प्लेन का नॉर्मल होगा। एन कैप क्या होगा, इस प्लेन का नॉर्मल। समझ आ गया? अगर ए और बी मिलके एक प्लेन बनाते हैं तो व्हाट इज एन कैप, इट इज द नॉर्मल ऑफ द प्लेन कंटेनिंग ए एंड वेल एज बी। ठीक है ना? व्हाट इज एन कैप, इट इज द नॉर्मल ऑफ अ प्लेन कंटेनिंग ए एज वेल एज बी। ठीक है ना? ए और बी जिस प्लेन को फॉर्म करेंगे उसका नॉर्मल होगा कौन, एन कैप। समझ आ गया? तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या हुआ, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला हुआ मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। तो ये हुआ क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड और ये हुआ क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या आएगा, वेक्टर क्वांटिटी। क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या आएगा, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड की भी हेल्प लेनी पड़ेगी और डायरेक्शन की भी। तो हुआ मैग्नीट्यूड, ये होगी डायरेक्शन। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। दोनों तरफ का मैग्नीट्यूड ले लो, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। तो मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, भाई मॉडुलस ऑफ ए तो ऑलरेडी है, इसका मॉडुलस लगा दोगे तो अगर ये ऑलरेडी पॉजिटिव है और पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब वही रहेगा, चेंज नहीं आएगा। और मॉडुलस ऑफ एन कैप, अब ये एन कैप क्या, यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। तो मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी कितना आ गया भैया, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी आ गया मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा। क्लियर हो गया? तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या, मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा एन कैप, और ए मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी क्या, ये जाएगा। अगर आप लोग बोले एन कैप फाइंड कर लो यार, तो ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो इसको और इसको सेकेंड। चलो डिवाइड कर दो, तो वेक्टर ए क्रॉस बी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल में कितना बचेगा, एन कैप। समझ में आ गया? तो व्हाट इज एन कैप, इट इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एज वेल एज बी। ठीक है ना? ए और बी से बनने वाले प्लेन का नॉर्मल होगा कौन, कैप। इस तरीके से आपको ए क्रॉस बी मालूम चला। और देख लीजिए इसकी कहानी, थोड़ा सा समझ लीजिए। मैंने ये कोई वेक्टर ले लिया क्या, ए, ये कोई वेक्टर है क्या, बी। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। चलो इसको ऐसे बना लो और इससे ज्वाइन कर दो। सोच के देखिए, अगर ये ए है तो ये भी क्या है, ए है। ये बी है तो ये भी क्या है, बी है। मतलब ये जो ए बी सी डी है, पी क्यू आर एस बोले, ये जो पी क्यू आर एस है ये पैरेललोग्राम बन चुका है। चलिए, ये पैरेललोग्राम का बेस हो गया और ये क्या हो गई, हाइट हो गई। चलिए थोड़ी देर के लिए बात करते हैं। मैं बात कर रहा हूं ए क्रॉस बी की, आप भी समझे। ए क्रॉस बी मतलब मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा, वो भी इसके मैग्नीट्यूड की। एन कैप भी नहीं रहेगा। आगे समझो, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, मैं मॉडुलस ऑफ ए को, मतलब मैंने पहले बताया था किसी ट्राइंगल की किसी साइड को अगर हम कोई वेक्टर मानते हैं तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उस साइड की लेंथ। पहले ही बता चुका हूं मैं आपको, शायद मैंने रेजोल्यूशन में भी बताया था। अगर हम किसी साइड को कोई वेक्टर कंसीडर करते हैं तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, उस साइड का लेंथ। तो ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, पी क्यू, और बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, पी एस। समझ रहे हैं, साइन थीटा। आगे समझो, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, पी क्यू तो है जो भी है, ये पी एस हो गया यहाँ पे हाइपोटेनस, और ये है थीटा, तो पी एस इंटू साइन थीटा। हाइपोटेनस इंटू साइन थीटा, इसका नाम एम रखवा देते हैं। हाइपोटेनस इंटू साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर। किसी भी राइट ट्राइंगल में हाइपोटेनस इंटू साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर। मतलब क्या आ जाएगा, पी एस साइन थीटा की जगह आ जाएगा एस एम। देख लीजिए ध्यान से, ये जो हमारे पास ऊपर पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस था, इसका बेस क्या है, पी क्यू, एल्टीट्यूड क्या है, एस एम। तो बेस इंटू एल्टीट्यूड को क्या बोलते हैं, बेस इंटू एल्टीट्यूड को क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। एरिया पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। लीजिए, इसका ये भी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गया कि हम क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से किसी पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो आपने क्या देखा, आपने पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने के लिए किसका यूज किया, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स आया समझ में। ए और बी क्या थी, एडजेसेंट साइड्स थी। हमको मालूम है एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा बताइए, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ठीक है ना। अगर हमारे पास कोई पैरेललोग्राम ए बी सी डी है
अगर हम उसमें डायगोनल खींचते हैं, 9th क्लास में मैंने बहुत याद कराया था आपको क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में, क्या, द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, पढ़ाया था ना। तो अगर हम उस पैरेललोग्राम में डायगोनल ड्रॉ कर देंगे AC, तो वो जो ABC बनेगा है ना, वो क्या होगा, पैरेललोग्राम का हाफ होगा। तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ABCD का पैरेललोग्राम का एरिया ये हो सकता है अगर उसके एडजेसेंट साइड्स A और B हैं। तो आप किसी ट्रायंगल का एरिया भी फाइंड कर सकते हो और पैरेललोग्राम का भी एरिया फाइंड कर सकते हो, ठीक है। चलो कुछ एप्लीकेशंस देख लो अब, एप्लीकेशंस, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। पहला एप्लीकेशन है टॉर्क। टॉर्क इक्वल होता है R क्रॉस F। दूसरा है L, L होता है R क्रॉस P। और तीसरा है V, V होता है ओमेगा क्रॉस R। समझ रहे हैं ना, ओमेगा यहाँ पे एक्सियल वेक्टर है, याद रखिएगा। ओमेगा क्या है यहाँ पे, एक्सियल वेक्टर। V इज इक्वल टू कितना आएगा, ओमेगा क्रॉस R। तो आपको मालूम चल गया A क्रॉस B का फॉर्मूला क्या, मॉडुलस है, मॉडुलस भी साइन थीटा। अब A क्रॉस B का रिजल्ट तो ऑब्वियसली वेक्टर आएगा, तो वेक्टर को डायरेक्शन चाहिए होती है, इसलिए एन कैप लगाया। ये एन कैप किस तरफ इशारा करता है, ये राइट हैंड थंब रूल में बताया जाएगा और स्क्रू रूल में। राइट हैंड थंब रूल हो या स्क्रू रूल हो, अगर वो ये कहता है कि प्रोडक्ट के दौरान आप किस तरीके से मूवमेंट करते हैं, क्लॉकवाइज, मतलब अगर ये A है और B में आ रहे हैं तो ये मूवमेंट क्या कहलाएगा, A क्रॉस B। ये मूवमेंट क्या कहलाएगा, B क्रॉस A, ठीक है ना। तो अगर आप A क्रॉस B या B क्रॉस A जो भी करते हैं, अगर इस दौरान अगर आप क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं, कैसा मूवमेंट करते हैं, क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन कहां होगी, परपेंडिकुलर इनवर्ड। अगर आप एंटी क्लॉक मूव करते हैं तो डायरेक्शन कहां होगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। एन कैप क्या है, इट इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ A एज वेल एज B। कई बार क्वेश्चन में दिया रहता है, हालांकि जस्ट इसके बाद में बहुत सारे एग्जाम्पल लूंगा, घबराइएगा मत। A क्रॉस B का ये फॉर्मूला हो गया, हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया, ये आ गया, दोनों को डिवाइड कर दिया तो एन कैप मिल गया, समझ आ गया। चलिए उसके बाद हमने बता दिया कि ज्योमेट्री में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। हम क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से किसी पैरेललोग्राम का एरिया भी फाइंड कर सकते हैं और ट्राइंगल का। इसके तुरंत बाद हमको सवाल कराना है, तुरंत एकदम इससे रिलेटेड, ठीक है ना। इसके पहले मैं रेजोल्यूट करके और फिर आपको सॉल्व करना सिखाता हूँ, ठीक है ना, घबराने की जरूरत नहीं, बहुत जल्दी क्वेश्चन ले रहे हैं अपन। ये एप्लीकेशन है, टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F, एंगुलर मोमेंटम R क्रॉस P, V इक्वल ओमेगा क्रॉस R, और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना, बात करते हैं सबकी। समझ आ गया, ये फटाक से नोट कर लीजिए, देखिए जल्दी से नोट करिए स्पीड से। अब देखिए सब दिखाई दे रहा है ना उस तरह का बढ़िया से, चलो देखो जल्दी। अब मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बता देना चाहता हूं, कुछ प्रॉपर्टीज ही बता देता हूं। सबसे पहले समझिए, अगर आपके पास A क्रॉस B है और B क्रॉस A है, तो ये दोनों सेम नहीं होते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए ये A है और ये क्या है, B है, ये A है और ये क्या है, ये B है और ये क्या है, A है। बात को समझिए, इससे क्या मिलेगा, A क्रॉस B, और इससे क्या मिलेगा, B क्रॉस A। या अपन ऐसा कर समझ रहे हैं कि दोनों को ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, ये AB और ये भी AB। समझिए, अगर आप करते हैं A क्रॉस B तो कैसे मूव करेंगे आप मूव करेंगे कैसा बताइए, एंटी क्लॉक। अगर आप इधर पे करते हैं क्या, B क्रॉस A, तो आप कैसा मूव करेंगे, B से A, क्लॉकवाइज। अब अगर आप एंटी क्लॉक मूव करेंगे तो एंटी क्लॉक मूव करने में डायरेक्शन कहां होगी, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, और क्लॉकवाइज मूव करने में कहां होगी, अंदर की तरफ। आप ही देख लीजिए, ये क्रॉस है, ये डॉट है, ये किस तरफ है, आउटवर्ड, ये क्या है, इनवर्ड। तो आउटवर्ड और इनवर्ड अपोजिट तो होते ही है ना भाई, ठीक है। तो A क्रॉस B इक्वल क्या होता है, माइनस ऑफ B क्रॉस A। समझ आ गया, चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर आपके पास है A क्रॉस B प्लस C, तो आप इसको लिख सकते हैं A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C, कोई दिक्कत नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं इसको अपन, ठीक है। आगे समझो, मान लीजिए A और B क्या है, पैरेलल या एंटी पैरेलल है। A एंड B आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, चाहे पैरेलल हो और चाहे क्या हो, एंटी पैरेलल हो। थीटा या तो 0 डिग्री है या फिर क्या है, 180। दोनों केसेस में A क्रॉस B का वैल्यू क्या होगा, 0, क्योंकि साइन 0 भी 0 होता है
और साइन 180 डिग्री भी 0 होता है। समझ आ गया? तो अगर या तो पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, दोनों केसेस में क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। फिर आगे देखिए, इफ दे आर परपेंडिकुलर, कैसे हैं? परपेंडिकुलर है, तो ए क्रॉस बी क्या होगा मालूम आपको? ए क्रॉस बी होगा मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी, ठीक है ना। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैक्सिमम होगा। क्या होगा? मैग्नीट्यूड मैक्सिमम। कितना होगा? मैक्सिमम, क्योंकि साइन की वैल्यू मैक्सिमम होती है 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे साइन की वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम। आया समझ में? आगे देखिए, अगर ऐसा हुआ ए क्रॉस ए, ऐसा हुआ जैसे अपन ने ए डॉट ए करा था ना, चलो देखो ए क्रॉस ए करते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, तो आप भी जानते हैं मॉडुलस ऑफ ए साइन 0 डिग्री, क्योंकि अगर ए किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है तो दूसरा वेक्टर भी, दूसरा वाला ए भी उसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो पैरेलल वेक्टर जाएंगे तो थीटा का वैल्यू क्या? 0 डिग्री, और साइन 0 क्या होता है? 0। तो ए क्रॉस ए का वैल्यू क्या होगा? 0 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो पैरेललिज्म चेक करने के लिए भी यूज करते हैं अपन कि पैरेललिज्म क्या है? जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाए, जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाए? 0 आ जाए, उसी को अपन क्या बोलते हैं? पैरेललिज्म बोलते हैं, ठीक है ना। अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब वो वेक्टर्स कैसे हैं? पैरेलल हैं। कैसे हैं? पैरेलल। समझ आ गया? ये प्रॉपर्टीज आपको 4-5 तो याद रखनी है। समझ में आ गया? चलिए एक और चीज, मान लीजिए हमारे पास कोई वेक्टर है ए इक्वल ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, और बी है बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। आप इनका मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे उसके लिए समझ लीजिए थोड़ा जल्दी से। मान लीजिए बात कर रहा हूं आई क्रॉस आई की, जस्ट ऊपर देख रहे हो आप, दो सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या? 0। रीजन भी मालूम है आपको, आई कैप किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्स एक्सिस को, या आई कैप भी किसको? एक्स एक्सिस को। दोनों एक्स एक्सिस के बीच में कितना एंगल होगा? 0 डिग्री, और साइन 0 का वैल्यू क्या होता है? 0। ऐसे ही जे क्रॉस जे भी क्या होगा? 0, और के क्रॉस के भी क्या होगा? 0। अब एक और बात समझिए, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, बात समझिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट है, और क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट कैसा आता है? वेक्टर आता है। आई क्रॉस जे क्या होगा? मॉडुलस ऑफ आई मॉडुलस ऑफ जे साइन। अब आप बताइए एंगल का वैल्यू कितना होगा? आई किसको रिप्रेजेंट करता है? आई रिप्रेजेंट करता है अलोंग एक्स एक्सिस, और जे कहां होता है? अलोंग वाई एक्सिस। और हम सब जानते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस आर रेक्टेंगुलर, मतलब एक्स एक्सिस हमेशा वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर रहेगी, मतलब थीटा का वैल्यू क्या होगा? 90 डिग्री। साथ में एन कैप। अब यार ये एन कैप क्या बताता है? एन कैप डायरेक्शन बताता है। कहां होती है इसकी डायरेक्शन? परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आई एंड जे। अब आई किसको बताता है? एक्स एक्सिस को। जे किसको बताता है? वाई एक्सिस को। तो आई इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एंड जे इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। समझ आ रहा है? तो एक्स वाई प्लेन बन गया। क्या बन गया? एक्स वाई प्लेन। और आप ही बताइए कि अगर एन कैप इस प्लेन का नॉर्मल है तो एक्स वाई प्लेन पे नॉर्मल कौन होता है? जेड। एक्स वाई प्लेन पे नॉर्मल कौन होगा? जेड। और जेड को रिप्रेजेंट करने के लिए किस यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं? के कैप का। तो मॉडुलस ऑफ आई 1, मॉडुलस ऑफ जे 1, साइन 91, और एन कैप का वैल्यू क्या आ गया? के कैप। तो आई क्रॉस जे क्या हो गया भैया? के कैप हो गया। समझ आ गया? आई क्रॉस जे का फॉर्मूला मॉडुलस आई मॉडुलस जे साइन 90 एन कैप। एन कैप क्या है? इट इज द वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आई एज वेल एज जे। आई क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। जे क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बनने वाला जो प्लेन है उसका नॉर्मल कौन होगा? अलोंग जेड एक्सिस। नॉर्मल कहां होगा? अलोंग जेड एक्सिस, क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस आर रेक्टेंगुलर। एक्स वाई जेड तीनों म्यूचुअली क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। तो एक्स वाई प्लेन पे परपेंडिकुलर कौन होगा? जेड। इसलिए आई क्रॉस जे क्या आएगा? के कैप आएगा। क्या आएगा? के कैप। वहीं पे अगर कहीं अपन जे क्रॉस आई कर दें, जे क्रॉस आई, तो क्या आएगा? माइनस के कैप। जे क्रॉस के कर दें तो क्या आएगा? आई कैप। के क्रॉस जे कर दें तो क्या आएगा? माइनस आई कैप। के क्रॉस आई कर दें तो क्या आएगा? जे कैप। और आई क्रॉस के कर दें क्या आएगा? माइनस जे कैप। आप ऐसे याद रखिए इसको, आई जे के।
अगर आप साइक्लिक मूव करेंगे, साइक्लिक इन द सेंस I to J, J to K, K to I, अगर आप साइक्लिक मूव करते हैं तो पॉजिटिव रहेगा, और अगर आप साइक्लिक मूव नहीं करते हैं तो नेगेटिव रहेगा। जैसे I क्रॉस J साइक्लिक पॉजिटिव है, J क्रॉस K साइक्लिक पॉजिटिव है, K क्रॉस I साइक्लिक पॉजिटिव है। अब अगर आप I क्रॉस K जाओगे तो उल्टा हो जाएगा, तो I क्रॉस K क्या आएगा, माइनस J आएगा। समझ आ गया? अब अगर आप K क्रॉस J जाओगे तो एंटी साइक्लिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो K क्रॉस J जाओगे, K क्रॉस J जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस I आएगा। समझ आ गया? तो ये I J K किसकी वजह से आ रहा है, एन कैप की वजह से। व्हाट इज एन कैप? इट इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द गिवन वेक्टर्स, कंटेनिंग गिवन वेक्टर्स। तो I और J मिलके कौन सा प्लेन बनाएंगे, XY प्लेन, और XY प्लेन के परपेंडिकुलर कौन होगा, Z एक्सेस। Z एक्सेस मतलब K कैप। समझ आ गया? Z एक्सेस को कौन रिप्रेजेंट करता है, K कैप। तो इस तरीके से आप ये क्रॉस भी समझ गए होंगे, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि A और B का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, तो देखिए इधर नीचे ही लिख देता हूं, ठीक है। अगर मैं इधर बोलूं कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, सामने है ना आपके, ये A का वैल्यू, ये B का वैल्यू, तो मालूम क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ I J K AX AY AZ BX BY BZ। फिलहाल अभी आप फॉर्मूला लिखिए, बस कुछ ही मिनट में मैं आपको इसके प्रॉब्लम्स कराता हूं, ठीक है ना। एक्चुअल क्या है ना, मुझे तो प्रॉब्लम कराना चाहिए टॉपिक के जस्ट बाद, लेकिन ये टॉपिक में क्या होता है, जब बहुत सारी चीजें इकट्ठा हो जाएंगी तभी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको ये नहीं पता तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगा, है ना। तो भले ही हमने ये फॉर्मूला बहुत पहले पढ़ लिया है, एकदम स्टार्टिंग में पढ़ लिया है, लेकिन जब तक ये रेजोल्यूशन या कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट नहीं देख लेते हैं आप, तब तक आप उन दो वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने ये बता दिया, ठीक है। तो अगर आपके पास A और B इस टाइप के वेक्टर होंगे तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ I J K AX AY AZ BX BY BZ। क्लियर? दो वेक्टर्स अगर पैरेलल होंगे तो क्या होगा, उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट 0। समझ आ गया? चलिए इसको जल्दी से नोट करिए, फिर फटाफट बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। जल्दी नोट करिए, बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले, नोट कर लीजिए।